हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा घाट। दोस्तों, जैसा कि हमने बोला था कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस के सेट लेकर आएंगे जिसमें कि जीके और जीएस, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के सेट आपको हम करवाएंगे। चाहे वो एईडी हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी का या फिर बहुत सारे एग्जाम्स अभी होने वाले हैं, उन्हीं सब एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो हमने प्रयास किया है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कराने के लिए। तो आइए इस सेट को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अगर हमारे आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने साथियों के साथ। धन्यवाद। शुरू करते हैं आज का ये क्वेश्चन का सेट। जैसे पहला क्वेश्चन, कुम्हार स्थल जो है वो संबंधित है किससे? प्राचीन, आप यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं। तो पहले का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। कुम्हार स्थल जो स्थल संबंधित है प्राचीन पाटलिपुत्र से। मुख्यतः इसकी खुदाई जो हुई थी वो हुई थी मौर्य काल में। कुछ इससे संबंधित मैं कुछ तथ्य भी आपको बताते चलूंगा। इसकी जो खुदाई हुई थी कब हुई थी? तो मौर्य काल में इसके भग्नावशेष प्राप्त हुए थे और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसकी खुदाई 1913 में शुरू की गई थी। ये जो संबंधित है मौर्य काल से, पहला तो ये कि मौर्य काल से संबंधित है और प्राचीन पाटलिपुत्र से संबंधित है, और साथ ही साथ इसकी खुदाई 1913 में भारतीय सर्वेक्षण पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा 1913 में की गई थी। दूसरा क्वेश्चन, भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलता है। यह आसान क्वेश्चन था, बार बार पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 1 अप्रैल 2010 को। और कब? तो 86वां संविधान संशोधन जो था इससे संबंधित है। और 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 2002 में, 2002 का। लेकिन ये लागू कब हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। और इसमें क्या था? इसमें एक आर्टिकल 21 का इसमें जोड़ा गया था, जो कि क्या प्रावधान करता है? जो ये करता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 to 14 ईयर से बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ये थे इससे जुड़े हुए फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए, 352। यह घोषणा करता है कि युद्ध हो या बाहरी आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह, ये 3 स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 352 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति कर सकते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सप्तऋषि। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के 3 जो बड़े राज्य हैं वो हो जाएंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये अवरोही क्रम में है, घटते क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। इनका पूरा नाम जो है वीए स्मिथ है। इनका जो पूरा नाम है वो है विंसेंट आर्थर स्मिथ। ये मुख्यतः किस विचारधारा से जुड़े हुए थे? तो ये साम्राज्यवादी विचारधारा के लेखक थे। किस? साम्राज्यवादी। जैसे आप जानते हैं ना, इतिहास लेखन के स्कूल में साम्राज्यवादी, राष्ट्रवादी, उपनिवेशवादी, ये जो संबंधित है, तो ये जो संबंधित है वीए स्मिथ, विंसेंट आर्थर स्मिथ, ये साम्राज्यवादी विचारधारा के लेखक थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 8वां नंबर, बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा वो ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि इसमें जो अधिकतर जो जनसंख्या है बिहार की, लगभग 80% जनसंख्या वो किस पर निर्भर है? तो कृषि कार्य पर निर्भर है। तो वर्तमान बिहार में जो है खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, चीनी उत्पादन, विनिर्माण तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है। अतः उपयुक्त में से ये जो जितने भी विकल्प है ना, ये चारों सही हैं। तो यानी इसका क्या आंसर होगा? ई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो आंसर होगा 1937 में वो होगा बी, मोहम्मद यूनुस। क्योंकि 1935 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत देश भर में जनवरी 1937 में चुनाव हुए थे। ठीक है, जनवरी 1937 में चुनाव हुए तो बिहार में जो था कांग्रेस को प्रभावशाली बहुमत मिला था।
ठीक है। तो 24 मार्च 1937 को बिहार के तत्कालीन जो राज्यपाल थे एमजी हैलेट, उन्होंने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया था, तब ये इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। श्री कृष्ण सिंह ने मना कर दिया था। क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इन्होंने मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो ये किया गया डी, भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर इसका लॉन नाम किया गया था। 11 नंबर प्रश्न है, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया कब? बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ई। क्यों? क्योंकि इसमें जो कोई भी विकल्प जो है वो सत्य नहीं है। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था कब? तो इसका होगा आंसर ई। क्यों? क्योंकि इसका 3 फरवरी 1900 नहीं होकर 3 मार्च 1900 होगा, क्योंकि 3 मार्च 1900 को इनको बंगाल के जामकोपाई वन में, कहाँ पकड़ा गया था? तो बंगाल के जामकोपाई वन में सोते हुए पकड़ा गया था 3 मार्च 1900 को बिरसा मुंडा को। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति क्या है? तो ये है सी, नौपाषाणिक संस्कृति। और ये कहाँ है? तो बिहार का जो सारण जिला छपरा पड़ता है वहीं पे 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है, ठीक है। और यह महत्वपूर्ण पुरातत्व जो स्थल है नौपाषाण काल से संबंधित है। और यह किस नदी के किनारे है? तो घाघरा नदी के किनारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दरिया साहेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका जो वास्तविक संस्थापक था वो था इब्न बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी बोट जिसका उद्घाटन मार्च, ये करंट अफेयर से पूछा गया था, मार्च 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। यह किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा यह विकसित की गई थी। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक 30 जनवरी 2024 को कहाँ स्थापित किया गया? तो 16 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको डी, बनारस, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, तो ये हो जाएगा अमाइलेज। अमाइलेज जो है पहला एंजाइम है जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिश्रित होता है, और यह एक लारयुक्त एंजाइम भी है। यह लारयुक्त एंजाइम भी है। यह मुख्य लार ग्रंथियों में क्या करता है? यह एमाइलेज एंजाइम को स्रावित करता है, और यह भोजन में मौजूद जो स्टार्च होता है ना उसको किस में? शर्करा में परिवर्तित करता है। लीची का खाद्य भाग है, 18 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, एरिल इसका खाद्य भाग होता है। अब जैसे उदाहरण के लिए आम का देखेंगे तो आम का हो जाएगा मध्य फल वित्ती, नारियल का भ्रूण पोषण, सेब का मांसल पुष्पासन। बहुत सारे क्वेश्चन इससे खाद्य भाग से भी पूछे जाते हैं कि किस फल का या सब्जी का कौन सा भाग खाद्य भाग होता है। 19 नंबर में देखेंगे, पौधों में प्रदीप्तिकालिता की खोज करने वाले हैं। 19वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गार्नर और एलार्ड। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, स्टोमाटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं क्या? तो कार्बन डाइऑक्साइड। पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं इनको स्टोमाटा कहते हैं, उसके द्वारा पौधे क्या ग्रहण करते हैं? तो CO2। नेक्स्ट है, सेरोलॉजी निम्न का अध्ययन किस चीज का है? तो 21 का जो आंसर हो जाएगा ए, छिपकलियों का। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहते हैं? छिपकलियों का अध्ययन को सेरोलॉजी। वही सांपों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? जो रेंगते सांप हैं उनके अध्ययन को हम ओफियोलॉजी कहते हैं, और वही सरीसृप के अध्ययन को हम हेर्पिटोलॉजी कहते हैं। मतलब इस प्रकार ये कई बार बहुत सारी चीज़ों के अध्ययन के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, यदि एक जीवाणिका कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तब 2 घंटे में कितने जीवाणु निर्मित होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 22 का जो नहीं, इसका होगा डी, सॉरी
256 इसमें जीवाणु निर्मित होंगे। उसके बाद 23 नंबर अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में किस संरचना से स्पष्ट होता है? तो कोशिका भित्ति संरचना से स्पष्ट होता है। कोल्ड कंडीशंस में स्थिर नॉन डिकम्पोजेबल रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, एस्पार्टम जो होता है। ठंडे पेय पदार्थ जो होते हैं कृत्रिम मिठास के लिए सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला पदार्थ क्या होता है? तो एस्पार्टम जो होता है सर्वाधिक वो प्रदान करने वाला प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। कमरे में ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताइए। तो बिल्कुल ये आसान क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है खासकर रेलवे के एग्जाम्स में। तो ये पारा जो है कमरे के ताप पर द्रव के रूप में होता है और इसका प्रयोग किस चीज में किया जाता है? तो थर्मामीटर में, अमलगम आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। बाकी प्रकृति में पारे को छोड़कर लगभग सभी धातुएं किस अवस्था में पाई जाती हैं? तो ठोस अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे का विशुद्धतम रूप है? तो पिटवा लोहा सबसे विशुद्ध रूप कौन सा होता है? तो वो होता है पिटवा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो ये जो है लिथियम की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो 29 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह है उदासीनीकरण अभिक्रिया। सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं कब ये चुंबकीय गुण खो देते हैं? तो जब ये गर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो 32 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि आप जानते हैं 37 डिग्री का सेंटीग्रेड का जो फ़ारेनहाइट होता है 98.6, तो इसको डिवाइड करके हम काउंट कर लेंगे तो आंसर जो आएगा वो आएगा बी। 40 डिग्री सेल्सियस का मान सेम ऐसे ही, जब 50 डिग्री का 122 होगा तो 40 डिग्री सेल्सियस का जब हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। संघनन क्या है? 34 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, वाष्प जो द्रव में परिवर्तन की प्रक्रिया होती है वो संघनन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोनार तकनीक का प्रयोग होता है? 35 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा डी। इसका सोनार एक ऐसी तकनीक है, अच्छा इसमें ऑप्शन में नहीं है डी। सोनार तकनीक का जो प्रयोग होता है वो किसमें होता है? ध्वनि संचरण का। इसमें ध्वनि जैसे क्या होता है कि सोनार प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर यह आधारित होता है और अल्ट्रासोनिक तरंगें उत्पन्न करता है। यह क्या करता है? समुद्र तल पर या समुद्र की जो गहराई होती है ना, उसको पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यानी बहुत नीचे जो सोनार तकनीक जो है, समुद्र के नीचे जो गहराई है उसको पता करना। इसका जो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 36 चुंबकीय क्षेत्र है। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 37। हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का जो प्रयोग होता है वो हवा में आर्द्रता यानी नमी मापने के लिए किया जाता है। अब हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर सेम ही है, तो हाइड्रोमीटर का जो प्रयोग होता है, हाइड्रोमीटर का प्रयोग किसी भी द्रव का अपेक्षित घनत्व नापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वही गैसों का वजन एवं घनत्व आदि नापने में जो यूज होता है वो हो जाता है एरोमीटर। यह हो जाएगा सापेक्षिक घनत्व मापने का, और ये हो जाएगा गैस या वायु या अन्य गैसों का वजन एवं घनत्व नापने के लिए एरोमीटर का प्रयोग होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। तो ये इसका डी हो जाएगा 38 का। देखने से सभी चीज़ों की उसमें ज़रूरत होती है।
नेक्स्ट है बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है, तो 39 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झारखंड से अधिक ए। 40 नंबर का देखते हैं, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया, किसके शासनकाल में? तो सुशील मोदी के द्वारा ये सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था, और किस वित्तीय वर्ष में? तो ये याद रखेंगे 2006 और 2007 के वित्तीय वर्ष में यह वित्त मंत्री जो और उस समय जो उप मुख्यमंत्री भी सुशील मोदी थे जिनकी डेथ हो चुकी है, तो उनके द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, तो ये जनता सरकार के द्वारा लागू की गई थी, ठीक है, रोलिंग प्लान। और ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था गुन्नार मिडल के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। और ये भारत में प्रथम बार जनता सरकार जो उस टाइम 1978 में यह लागू की गई थी। यह एक वर्षीय योजना थी एक तरीके से। गरीबी का अंतर, 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गरीबी का अंतर दर्शाता है, तो बी, गरीबी रेखा और उस रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय स्तर के बीच के अंतर को गरीबी दर्शाता है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2021-22 में निम्न राज्यों में से किस एक में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सबसे निम्न था? 43 का जो आंसर है वो है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? जब पूरे ऑप्शन को हम लोग देखते हैं तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, सॉरी इसका ये हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो उत्तर होगा वो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि गरीबी रेखा का जो आकलन होता है समय समय पर राष्ट्रीय जो NSSO है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान द्वारा किया जाता है। इसका अनुमान आमतौर पर हर 5 वर्ष में लगाया जाता है। भारत में स्वीकृत कैलोरी की आवश्यकता कितनी है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 है और शहरी क्षेत्रों में 2100, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो कौन सा सत्य नहीं कह रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, यदि किसी राज्य की विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए किसको? तो उपाध्यक्ष को वो अपना त्याग पत्र देता है। और यह व्यवस्था किसमें की गई है? तो संविधान का जो आर्टिकल है वो है 179 के तहत यह व्यवस्था की गई है। लास्ट ये 2 क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि 3 क्वेश्चन अभी तैयार नहीं कर पाए हैं हम लोग। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है, तो विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? हो सकती है 40। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो 47 का उत्तर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। अब इस सेट को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे और लगभग 500 से 700 क्वेश्चन कराएंगे। हर एक दूसरे तीसरे दिन में एक 50-50 क्वेश्चन की वीडियोस आती रहेंगी। और यह AEDO से लेकर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके लिए है। आप किसी भी चैनल पे जुड़े हों, हो सकता है अभी थोड़ा सा आपको दिक्कत लग रहा हो या फिर उतना अच्छा हम नहीं बना पाए हों, लेकिन आगे प्रयास हम करेंगे। सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, व्यक्ति सीखता है। मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि और बेहतर से बेहतर करूँ, और मैं आने वाले कुछ दिनों में बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो बनाऊँगा और पढ़ाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर थोड़ी बहुत गलतियाँ हो तो उसको कृपया करके आगे नेगलेक्ट करिएगा, इग्नोर करेंगे और देखते रहिए। और किसी भी यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहिए। और ये मेरी वीडियो जो सेट मैं बना रहा हूँ इसको आप देखते जाइए। कुछ क्वेश्चन एटलीस्ट आपको तैयार होंगे, इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस का हमने संग्रह शामिल किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।